हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो पिछले जो भी लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग देख चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बाद हमने देखा डुबरीनर ट्रिएड, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को और उनके वर्क को। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ज़्यादा जो पोर्शन है उनके वर्क को ही डिस्क्राइब करने वाले हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में, तो आप अपने शब्दों में इसी चीज़ को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, डुबरीनर ट्रिएड हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो, इन सभी ने क्या किया? इन सभी ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया 3 साइंटिस्ट ने। पहला नाम है डुबरीनर, उसके बाद यार न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और तीसरा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बट अब सोचिए जरा, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हम आप लोगों को बताए थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड होती हैं। तो फिर किस साइंटिस्ट ने उस चीज़ की शुरुआत की थी और ये सफ़र जो है वो किस प्रकार का रहा होगा, उसको हम लोग देखेंगे जब हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, जो क्रेडिट है, ठीक है, जो योगदान मेंडलीव का है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ढांचा तैयार करने में, वो और किसी ने नहीं दिया। तो जो मेन क्रेडिट है एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, वो क्रेडिट जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे और पूरा नाम उनका है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था जो पीरियोडिक टेबल का अर्ली डेवलपमेंट था वहाँ पर। क्या किया था उन्होंने एलिमेंट्स को फंडामेंटल प्रॉपर्टी के आधार पर सजाया था, अरेंज किया था। एटॉमिक मासेस और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी पर अरेंज किया था। तो जब हम लोग उनके वर्क को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपना पूरा जो पीरियोडिक टेबल बनाने के दौरान उन्होंने क्या क्या स्टेप्स किए, किन किन चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया। तो यहाँ हम लोग मेंडलीव के वर्क को देखने वाले हैं। देखो, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाना शुरू किया, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो उनके पास टोटल 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। न्यूलैंड्स के पास तो थे 56, डुबरीनर के पास जितने थे वो उतना कर नहीं पाए, ठीक है। हम लोग के एनसीईआरटी में डुबरीनर ट्रिएड में 3 ही ट्रिएड्स के बारे में बात किया गया, बट असल में 5 ट्रिएड उन्होंने खोज रखे थे। तो 15 एलिमेंट से तो ज़्यादा ही एलिमेंट डुबरीनर के पास थे, क्योंकि उनका लिमिटेशन याद करो कि जितने भी एलिमेंट डुबरीनर के पास थे वो उसको सजा नहीं पाए थे। तो 63 एलिमेंट्स जो है वो मेंडलीव को मालूम थे। जब उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया, उन्होंने एटॉमिक एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन क्या है, इसको देखा कि भाई ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं ये एटॉमिक मासेस से कुछ इनका कनेक्शन है क्या। तो हम देखेंगे कि वो कनेक्शन कैसे, मेंडलीव ने उस कनेक्शन को कैसे एस्टैब्लिश किया। केमिकल प्रॉपर्टी में को उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किन 2 प्रॉपर्टीज़ पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो एक तो वो था कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना और दूसरा था हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है, यानी कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है, उसको उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में ऊपर जब ग्रुप नंबर लिखा रहता है उसके ऊपर फॉर्मूलाज भी लिखे रहते हैं। तो जब हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और उसमें क्या अचीवमेंट हैं और उनमें क्या कमियां हैं, जब उसको खोजेंगे तो वहीं डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो जो ग्रुप है उसका हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो जो ऑक्साइड का फार्मूला है उसका कैसे फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं।
तो केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है उसको उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना? आपसे सवाल हो सकता है कि व्हाई डिड ही चूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और लगभग लगभग सारे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 63 कार्ड्स लिया, हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखा। ठीक, उनके पास 63 एलिमेंट्स थे, 63 कार्ड्स लिए उन्होंने और हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिख दिया। फिर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, तो कार्ड तो हमारे पास हो गए ना 63 बहुत सारे, तो उसमें से जो सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिल रहे थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको उन्होंने छांट लिया। और याद रखो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला किन किन एलिमेंट्स का सिमिलर आ रहा था उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। तो उन्होंने देखा कि अलग 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 ऐसा ग्रुप्स बन गया है, ठीक है, अलग ग्रुप एक बन गया है उस एलिमेंट का जिसका ऑक्साइड का फॉर्मूला और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम है। फिर उन्होंने इन सारे कार्ड्स का जो ग्रुप था उसको दीवार पर, वॉल पर पिन कर दिया। इस तरीके से पिन किया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो हैं वो वर्टिकल कॉलम का फॉर्मेशन कर लें। जब इतना किया मेंडलीव ने, तो मेंडलीव ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्वेशन था उनका? कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उन्होंने अपना जगह पीरियोडिक टेबल में ले लिया। ये सबसे बड़ा चीज़ उनको देखने को मिला, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये जो पिन किए तो फिर इनका देखने को कैसा, इनका पीरियोडिक टेबल इस तरह का दिखाई पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये है, और उसके बाद करके कॉपर है, फिर रुबीडियम है, इस तरीके से। तो एक ही स्लॉट में इनका भी 2 एलिमेंट है, राइट। बट मेंडलीव ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा करने का रीज़न क्या है। ऐसा 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 नहीं था कि उनका कहने का मतलब ये था कि पोटाशियम और कॉपर का जो प्रॉपर्टी है वो लगभग लगभग सेम है ना। पोटाशियम और कॉपर ऑक्साइड एक तरह का बनाते थे, हाइड्राइड एक तरह का बनाते थे, एक ही तरह का उनका फॉर्मूला था, दैट्स वाई उनको एक साथ रखा गया। कुछ ऑब्जर्वेशन और हो सकता है तुम लोगों का, जैसे सबसे ऊपर में हाइड्रोजन है और उसके रो में और कोई नहीं है। उसके बाद लिथियम और सोडियम वाले जो दोनों रोज हैं, तो ये 4 वाला जो हमारा फोर्थ ये देखने को जो मिल रहा है, तो यहां से तुम लोग देख सकते हो ये जो तुम लोगों को देखने को मिल रहा है, सॉरी, तो यहां जगह खाली है, राइट। कुछ और भी जगह है, देखो ये सभी जगहें जो हैं वो खाली हैं। ये जगह है खाली, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, इधर नीचे खाली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर खाली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर खाली देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है पीरियोडिक टेबल में, उनके पीरियोडिक टेबल में खाली जगह रह गया था। और मेंडलीव का दिमाग देखो कि उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा डिमेरिट है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे से गलतियाँ हो गई उसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल खाली है, बल्कि मेंडलीव ने बोला कि अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको मिलने बाकी हैं। और याद करो कि न्यूलैंड ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 56 एलिमेंट्स हैं और अब और एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं मिलने वाले हैं, जबकि मेंडलीव ने जस्ट इसके ऑपोजिट कहा कि अभी हम लोगों को और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। और सच ही हुआ, और कुछ एलिमेंट्स मिले और उन्होंने ये जो खाली जगह है उसको फिल कर लिया। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट थे और उन्होंने कैसे कैसे अपने जगहों को फिल कर लिया। खैर, तो मेंडलीव का पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि सारे एलिमेंट्स ने अपना अपना जगह ले लिया पीरियोडिक टेबल में और वो खुद ब खुद इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में सज गए। और एक और चीज़ देखने को मिला कि सिमिलर फिजिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं वो बार बार रीऑकर हो रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है जरा उसको देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर वो सेटल हो गए। तो देखो 6.94 लिथियम है, उसके बाद जाकर बेरिलियम 9.10, फिर बोरॉन 10.8, फिर 12, 14, 16, 19,
23, 24, 27, 28, फिर 31, फिर 32, फिर 35, फिर 39 एंड 40। तो ये सभी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे इंक्रीजिंग अडोर है। बट एक चीज़ यहाँ देखो, कोबाल्ट और निकल में देखो, तो कोबाल्ट में मास जो है वो दे रखा है यहाँ पर 58.9, जबकि निकल का दे रखा है कितना, 58.7। तो जो निकल है उसका एटॉमिक मास कम है कोबाल्ट से, बट फिर भी कोबाल्ट जो है वो निकल के पहले रखा गया है। यही तो खूबसूरती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, यही तो खूबसूरती है उनका। यही वर्क तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एटॉमिक मासेस के आधार पर सजाने के बजाय, एटॉमिक मास को बेसिक प्रॉपर्टी समझने के बजाय केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को बेसिक प्रॉपर्टी माना। दैट्स वाई हम लोगों को ये देखने को मिला। वरना तुम लोग सोचो कि ये जो टीआई है वो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे होना चाहिए था, फिर ये जो एएस है वो भी एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे होना चाहिए था, फिर तो पीरियोडिक टेबल का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। बट उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को ज़्यादा तरजीह दी। फिर एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने अपना जगह ले लिया और एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज भी हो गए। एक पीरियोडिक रीअकरेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बार 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 आते हैं। तो मेंडलीव जो है उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसको हम लोग पीरियोडिक लॉ कहते हैं। उन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक उसको कहते हैं जो रीअकर हो, जो बार बार हो। पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। तो उनके कहने का मतलब ये था कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस पर आधारित है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीरियोडिक लॉ मेंडलीव के द्वारा। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उनका अचीवमेंट क्या था और उनका ड्रॉबैक्स क्या था, और वो सारे ड्रॉबैक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे हमारे चल करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो थैंक्स, गुड बाय, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए